हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, पहले मुझे समझ आना चाहिए इनकम टैक्स क्यों पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ के क्या करेंगे। आइए देखिए, बीकॉम में आपको बीकॉम में एक सब्जेक्ट रहता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होगा, याद रखिए। आप कॉमर्स के कई कंपटीशन बीकॉम करने के बाद जो भी कंपटीशन दे जाएंगे, अक्सर हर कंपटीशन में आपको इनकम टैक्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप सीए करने गए, सीए में भी इनकम टैक्स पूरा के पूरा बीकॉम का है। अगर बीकॉम का इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ा है तो सीए आईपीसीसी सीए इंटर तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस सीएमए गए, कास्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो कास्ट अकाउंटेंट में भी ये बीकॉम का इनकम टैक्स ही रहता है। आप सीएस करना चाहते हैं, सीएस में भी आपको बीकॉम का इनकम टैक्स पूरा के पूरा मिलेगा। आप इसके साथ साथ अगर बीकॉम करके अभी आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप डीएम बनना चाहते हैं तो वहां भी आपको बीकॉम का इनकम टैक्स मिलेगा। आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं बीकॉम करने के बाद तो वहां भी आपको एक पेपर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इनकम टैक्स से पूछ जाएंगे। इस तरीके से बीकॉम करने के बाद अगर आप किसी भी कंपनी जा रहे हैं जहां पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जैसे आईएएस है, पीसीएस है या टीजीटी पीजीटी, मान लीजिए आप इंटर का लेक्चरर बनना चाहते हैं तो वहां भी आपको बीकॉम का जो इनकम टैक्स है उससे क्वेश्चन आते हैं। आप बीकॉम करने के बाद डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वहां भी बीकॉम का इनकम टैक्स आएगा। आप सोच सकते हैं कि बीकॉम का जो इनकम टैक्स है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर बीकॉम अच्छे से पढ़ा गया तो इसका इनकम टैक्स कई एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने बताया ना, अगर आप आईएएस देना चाहते हैं, पीसीएस देना चाहते हैं, आईपीएस देना चाहते हैं, कोई अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, सीएमए, कास्ट अकाउंटेंट, सीएस, टीजीटी, पीजीटी, इंटर कॉलेज लेक्चरर, डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, इन सारे एग्जाम में आपका बीकॉम का इनकम टैक्स आता है। अक्सर बच्चे को कंफ्यूज होते हैं, आखिर इनकम टैक्स पढ़े क्या, इनकम टैक्स पढ़ के क्या करेंगे, कोई दुकान ही खोलना है। अगर आप पास इनकम टैक्स का नॉलेज है तो विश्वास करिए, इनकम टैक्स नॉलेज साथ साथ अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है। आप इनकम टैक्स जो लॉयर बन सकते हैं, वकील। अगर आप इनकम टैक्स नॉलेज अच्छा है, आप एलएलबी कर लिए, अगर आप इनकम टैक्स वकील बन गए तो वहां भी अच्छी इनकम होती है। आप सोच सकते हैं अगर इनकम टैक्स का नॉलेज है तो हमें इनकम भी अच्छा होगा। बड़े बड़े अमीरों के यहाँ भी जो लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो इनकम टैक्स के बारे में उनको सुझाव देते रहते हैं। इस तरह के आप अगर इनकम टैक्स का नॉलेज अच्छा है और कंप्यूटर चलाना जाते हैं तो आपको कई जॉब मिल सकते हैं। ये मैंने बताया इनकम टैक्स पढ़ के आप क्या कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो जनरल एग्जाम में जाते हैं, वो सोचते हैं बीकॉम का सिलेबस ना पढ़े तो क्या होगा, लेकिन बीकॉम के सिलेबस में जो इनकम टैक्स डाल दिया गया है ये आपके कई कंपटीशन में आपको कंपटीशन पास करा सकता है, आपको नौकरी दिला सकता है। इंपॉर्टेंट आप समझ गए इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट क्या है। आइए थोड़ा सा बताते हैं इनकम टैक्स का इतिहास क्या रहा, हमारे यहाँ इनकम टैक्स कब लागू हुआ, भारत में इनकम टैक्स कब लागू हुआ। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले 1860 ईस्वी में 1800 ये सबसे पहले अपने यहाँ 1860 सन 1860 में यहाँ इनकम टैक्स लगाया गया था, इनकम टैक्स कानून बनाया गया था। बाद में इसमें आजादी के बाद 1961 में एक इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया था, लेकिन अपने यहाँ भारत में लागू कब हुआ, 1962 में। समझ गए। थोड़ा इतिहास जानिए इसके बारे में क्या रहा कि 1961 में कानून बना। हालांकि अगर स्टार्टिंग पूछा जाए तो भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1860 में ही, सन 1860 में ही लागू कर दिया गया था। इसके बाद आजादी के बाद इसमें 1961 में इसका संशोधन किया गया, एक इनकम टैक्स लाया गया, भारतीय इनकम टैक्स, जो कि 1961 में पास हुआ, लेकिन ये अप्लाई कब हुआ, 1 अप्रैल 1962 से। और यही इनकम टैक्स का कानून आज तक चला आ रहा है। देखिए इनकम टैक्स एक्ट ये बना था आपका 1860 में, इंडिया में लाया गया था सर जेम्स
वाल्सन, जेम्स वाल्सन ने 1860 में इसको लागू किया था। इसके बाद आजादी के बाद 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया और फिर इसके बाद 18 ये जो कानून बना था अब दिया गया। अब आइए देखते हैं इनकम टैक्स का फीचर। याद रखिए ये हम बीकॉम वालों का इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं तो बीकॉम लेवल का, देखिए हर कंपटीशन पूछता है इनकम टैक्स का फीचर क्या रहा, इसके विशेषताएं क्या थी। फीचर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आईटी इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स का फीचर क्या रहा, इनकम टैक्स में क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता ये क्या होता है, ये प्रत्यक्ष कर होता है, ये प्रत्यक्ष कर है। आपके बीकॉम के एग्जाम में बीकॉम पूछ सकता है आय कर की विशेषताएं बताइए। पहला ये प्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर माने डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया कि ये जिसके ऊपर लगता है उसी को सहन करना पड़ता है। कहने का मतलब अगर मेरी इनकम पर टैक्स लगाया गया तो हम ये किसी से वसूल नहीं सकते। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर मेरे ऊपर टैक्स लग गया तो जो मेरा कस्टमर है उस कस्टमर से वसूल लेते हैं। जैसे भाई जीएसटी हुआ, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जब जीएसटी मेरे ऊपर लगती है जो मैं सामान बेचता हूँ उस सामान पर उसे इंक्लूड करके कस्टमर से वसूल लेता हूँ, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है, माने किसी की इनकम पर डायरेक्ट लगाया जाता है और वो किसी से वसूल नहीं सकता। और दूसरा देखिए, दूसरा होता है सेंट्रल टैक्स, ये केंद्रीय कर है, केंद्रीय कर है, ये सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स कहने का मतलब ये जो इनकम टैक्स लगता है वो कोई राज्य सरकार नहीं लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है। और तीसरा फीचर इसका है ये टोटल इनकम लगाया जाता है। ये जो लगता है ये टोटल इनकम पे लगाया जाता है। इनकम टैक्स आपका टोटल इनकम पे लगता है। टोटल इनकम क्या होता है, आपने जहां से कमाया, नौकरी से कमाया, व्यापार से कमाया, किसी अन्य तरीके से कमाया, जितना आप कमाएंगे वो सारा इनकम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद तब इनकम टैक्स लगाते हैं। और अगली विशेषता इसकी होती है एक लिमिट होती है, इसका होता है एक करमुक्त सीमा होती है, करमुक्त सीमा। एग्जाम लिमिट, एक जितना आप कमाते हैं टोटल इनकम पर टैक्स लेता है, उसमें से कुछ छूट है। उसमें छूट कितना है आपको बता दें, इनकम जितना इनकम करते हैं आप, जितना टोटल इनकम कमाएंगे उसमें से कुछ छूट है। इसे मान लीजिए किसी को 2.5 लाख छूट है और किसी को 3 लाख का छूट है और किसी को 5 लाख का छूट है। याद रखिए हम बता रहे हैं आपको आयकर की क्या विशेषताएं हैं, इनकम टैक्स की क्या विशेषताएं हैं। पहला क्या होता है, मैंने प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर होता है जो कमाता है वही टैक्स चुकाता है। दूसरा है केंद्रीय कर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार टैक्स नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। और तीसरा है टोटल इनकम, माने जितना आप कमाएंगे पूरा जोड़ करके, कई सोर्स से कमाते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सारा इनकम आपका एक साल का पूरा इनकम जोड़ करके तब आप पर टैक्स लगाया जाएगा। करमुक्त सीमा, एग्जेम्प्ट लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट, कुछ लिमिट तक आपको एग्जेम्पशन मिला है अर्थात टैक्स नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति की आय 60 साल से कम है उसे साल में 2.5 लाख का छूट है, एक साल में 2.5 लाख कमाता है तो नो टैक्स, टैक्स नहीं लगेगा। और जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है उसे 3 लाख से एक साल में छूट है। और लास्ट में 5 लाख, 5 लाख छूट किसको है, जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है उसकी छूट 5 लाख तक है, मैंने एक साल में 5 लाख कमाएगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आपने इसकी विशेषताएं देखी। अगला देखिए, फिर दिया है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स।
प्रगतिशील, हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये टैक्स स्टेप बाय स्टेप लगता है। आगे बताएंगे, जैसे पहले 2.5 लाख तक निकाल दिए नो टैक्स, 2.5 लाख से ऊपर गए 5 लाख तक तो 5%, 5 लाख से ऊपर गए 10 लाख तक 10%, और 10 लाख से ऊपर गए तो कितना लग गया 30%। सॉरी ध्यान दीजिए, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक आपको 20% लगेगा, 10% लगेगा। फिर समझिए 5 लाख 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर जितना कमाएंगे उस पर 30% टैक्स देना है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब फिर अगली विशेषता देखिए, इसकी अगली विशेषता दिया है सीबीडीटी। सीबीडीटी द्वारा प्रशासन, सीबीडीटी द्वारा प्रशासन। इसकी अगली विशेषता क्या है? ये सीबीडीटी द्वारा प्रशासन, ये सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैंने जो बोला सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसे कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का बोर्ड। ये सरकार ने कुछ अधिकारियों की संस्था बनाई है जिसका नाम है सीबीडीटी। ये अधिकारी मिल करके इनकम टैक्स का प्रशासन देखते हैं, इनकम टैक्स का जो कानून है वो देखते हैं लोग। और अगली विशेषता इसका एलोकेशन, बंटवारा, इनकम टैक्स का बंटवारा। इनकम टैक्स का बंटवारा कैसे होता है? इनकम टैक्स बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच किया जाता है। इनकम टैक्स जितना मिलता है साल भर में, उसमें से कुछ केंद्र सरकार ले जाती है, कुछ राज्य सरकार को मिलता है। देखिए ये कैसे डिसाइड होगा? जो फाइनेंस कमीशन होता है, जो फाइनेंस कमीशन होता है वो इनकम टैक्स का बंटवारा करता है। भाई साल भर में सरकार को कितना इनकम टैक्स मिला, उसमें से कुछ जाएगा राज्य सरकार के पास, कुछ जाएगा केंद्र सरकार पास। तो कितना जाएगा राज्य सरकार पास, कितना जाएगा केंद्र सरकार पास, ये कैसे डिसाइड हुआ? एक होता है फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन होता है वो डिसाइड करेगा कितना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और कितना स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन याद रखिए कुछ इनकम टैक्स ऐसा है जो केंद्र सरकार किसी को नहीं देती है। जैसे कंपनियों को जो टैक्स लगता है वो पूरा पूरा केंद्र सरकार लेती है। और दूसरा होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार रखती है, वो राज्य सरकार को नहीं देती है। और फिर देखिए ये जो सरचार्ज होता है, आगे बताएंगे सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज 3 अमाउंट, कंपनी पर जो टैक्स लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज, इन तीनों का पैसा राज्य सरकार को नहीं मिलता है, पूरा पूरा केंद्र सरकार लेती है। इस प्रकार हमने बताया कि इनकम टैक्स की क्या विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं लिखिए, आपको बीकॉम में थ्योरी में काफी हेल्प मिलेगा और थ्योरी में ज्यादा नंबर मिलता है। आगे देखिए अब बताते हैं आयकर का क्या प्रोसीजर होता है। भाई इनकम टैक्स लगाने का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे टैक्स लगाया जाएगा। किसी ने बोल दिया भैया हमारे पास इनकम टैक्स लगाइए, कितना इनकम टैक्स होना चाहिए, कोई इनकम टैक्स पूछ रहा है, आप क्या बताएंगे? आयकर की प्रक्रिया और आधार, किस बेस पर टैक्स लगेगा, क्या प्रोसीजर होगा। पहला, आय का वर्गीकरण, किसी के ऊपर टैक्स लगाना है तो सबसे पहले उसके आय के क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। भाई इनकम को 5 भागों में बांटा गया है। आयकर अधिनियम में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम को 5 भागों में बांटा गया है। एवं नीचे बता दिया है आयकर को 5 भागों में बांटा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एक और है हम भूल गए, वो तीसरा होगा। आप देखिए एक तीसरा होता है बिजनेस, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। आय को 5 भागों में बांटा गया है। आपने 5 शीर्ष देखा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और एक बिजनेस होता है। ये इन
जो आय होगा, जो इनकम होगा, वो अपने इनकम को पहले 5 भागों में बांटा जाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कौन सा जाएगा सैलरी में, कौन सा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, कौन कैपिटल गेन में जाएगा, कौन अदर सोर्स में होगा, कौन बिजनेस में हो जाएगा। ये 5 भाग करना पड़ेगा। आय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हो गया। इसके बाद निकालेंगे सकल कुल आय, इसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ये 5 शीर्षक की इनकम को पूरा जोड़ लेंगे तो आपका इस सबका 5 का टोटल, इस सब 5 का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अब सकल कुल आय गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80C से 80U एक कुछ धारा है, आगे हम बताएंगे। इनके अंतर्गत कुछ कटौती मिली है। जैसे मान लीजिए आपने LIC कराया है, अब उसका LIC का आप प्रीमियम जमा करते हैं तो उसकी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो इस तरीके से 80C से 80 तो कुछ कटौती होती है। ये कटौती जब GTI में घटा देंगे, GTI में घटा देंगे, जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं आयकर की प्रक्रिया। अब देखिए इसके बाद जो आता है फिर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है, निकटतम मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। ये राउंड ऑफ कितना होता है, जो टोटल इनकम का फिगर होना चाहिए 10 के मल्टीपल हो जाए, 10 से कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए राउंड ऑफ कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर 5,08,000 और 5,08,000 ये 698 दिया है, 698 दिया है। ध्यान दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसका राउंड आप कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे कर देंगे 5,08,000 ये 700 बन जाएगा, 700 बन जाएगा, क्योंकि 8 को हटा करके 9 में 1 जोड़ देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 दिया है। अब देखिए 5,08,638 दिया है, तो ये कितना बन जाएगा, 5,08,600 ये 40 हो जाएगा। कहने का मतलब लास्ट में राउंड फिगर होना चाहिए। राउंड ऑफ करने के लिए ये 10 से कटना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, रेट बाय फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट होता है उसके द्वारा जो रेट बताया गया है, इनकम टैक्स का रेट बताया गया है, उस रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अगर एग्जाम में आ जाए, परीक्षा में आ जाए, आयकर की क्या प्रक्रिया होती है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स, तो आप ये प्रक्रिया लिख सकते हैं। आइए देखते हैं टैक्स का रेट। अभी तो आप देख रहे थे प्रोसीजर ऑफ टैक्सेशन। अब देखिए कौन सा रेट लगेगा 2021-22 में। टैक्स का रेट पहले से 2 भाग करिए, जो भी इनकम टैक्स रेट है इनको पहले 2 भाग करिए। पहला होता है जनरल, एक होता है जनरल रेट, जनरल रेट, और दूसरा होता है स्पेशल रेट। जनरल रेट क्या है, स्पेशल रेट क्या है, ध्यान दीजिए। टैक्स में जो भी रेट लगाए गए हैं, बहुत सारे रेट हैं, कई रेट हैं, उन सारे रेट को पहले 2 पार्ट कर लीजिए, जनरल रेट और स्पेशल रेट। आइए पहले हम स्पेशल रेट ही देख लेते हैं। स्पेशल रेट में क्या होता है, कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिन पर कुछ स्पेशल रूल्स है। जैसे मानिए ESTCG, ESTCG मान क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ। यह अल्पकालीन पूंजी लाभ पर जो कि धारा 111 में दिया है, 111 में जो अल्पकालीन पूंजी लाभ है उस पर कितना टैक्स है, 15%। आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसमें बताया रहेगा 111A के अंदर कितना STCG है, या 111A में STCG कैसे निकाली जाती है, इसके बाद वाले वीडियो हम बता देंगे कैसे निकालते हैं। उस पर कितना होगा, 15%। फिर आएगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स रहता है, 20%। फिर होगा LTCG अंडर सेक्शन 112A, धारा 112A में कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हिंदी में कहते हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ। दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो 112A में आएगा उस पर कितना टैक्स हुआ, 10%। इसके बाद थोड़ा डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फिर देखिए गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स विदाउट इंडेक्सिंग। जब आप कैपिटल गेन निकालते हैं तो उसमें एक इंडेक्स की बात आती है, सूचकांक कहते हैं। सूचकांक करके जो लिस्टेड सिक्योरिटी शेयर है, माने आपका जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसको बेचने से
जो इनकम होगा उस पर कितना आएगा 10%। भाई किसी कंपनी का आपने शेयर लिया हुआ है, वो शेयर लिस्टेड है, अब वो लिस्टेड शेयर को सूचीकृत, हिंदी में कहते हैं सूचीकृत शेयर को, उस शेयर को बेचते हैं, उससे जो गेन होगा उस पर कितना टहलेगा 10%। फिर आए कैजुअल इनकम, हिंदी में कहते हैं आकस्मिक आय। ये कैजुअल इनकम आकस्मिक आय होती क्या है? ये कुछ इनकम ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसकी कोई आशा नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, जैसे लॉटरी हुआ, जुआ हुआ, ताश का खेल हुआ, क्रॉसवर्ड पजल्स हुआ, या घुड़दौड़ रेस का जीत हुआ। कुछ ऐसी जो विनिंग माने जिसमें जीतने हारने की बात आती है। कैजुअल इनकम क्या हुआ? कुछ ऐसे इनकम होते हैं जहां हारने और जीतने की बात आती है। कोई शर्त लगा दिया, उससे आप जीत गए, लॉटरी जीत गए, जुआ से जीत गए, ताश के खेल जीतिए, घुड़दौड़ क्या कोई और रेस वाला मैटर है जहां जीत गए। जहां हारने जीतने बात होती है उससे जो इनकम होता है उसे कहते हैं कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। आकस्मिक आय देखिए हर जगह कुछ ऐसी इनकम है जहां हारने जीतने की बात नहीं आती है। जैसे आपको कोई से आकस्मिक इनकम हो गया, आपने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी हाँ ऐसा हो जाएगा, फिर भी अचानक वो इनकम हो गया, उसे कहते हैं कैजुअल इनकम। तो जो आकस्मिक आय होती है उस पर कितना टहलेगा 30%। आपने देखा स्पेशल रेट, स्पेशल रेट क्या हुआ 15%, 20%, 10% और 30%, कई रेट है। अब फिर जनरल रेट क्या है? कुछ सामान्य नियम है। जनरल रेट, दो रेट दिखाया ना आपने, स्पेशल रेट और जनरल रेट। जनरल रेट में क्या दिखाएंगे आप कि 3 भाग करिए, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर और अन्य व्यक्ति। व्यक्तियों पर टैक्स लगाने के लिए एज के अनुसार आयकर में हर व्यक्तियों को 3 भाग किया गया। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कहते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर मतलब वरिष्ठ नागरिक, हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ नागरिक। अब जानिए वरिष्ठ नागरिक कौन है? जिसकी एज गत वर्ष में, यानी आपको ये 31 मार्च को या उससे पहले 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो जाए, उसे कहते हैं सीनियर सिटीजन। जो सीनियर वरिष्ठ नागरिक होता है उसका क्या नियम है कि 3 लाख तक नो टैक्स। अगर वो 1 साल में 3 लाख कमाया तो कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से ज्यादा कमाया 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से ज्यादा कमाया 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कितना होगा 20%, और 10 लाख से भी ज्यादा कमाया तो कितना टहलेगा 30%। ये आपने देखा सीनियर सिटीजन। याद रखिए वरिष्ठ नागरिक कौन होता है? भारत का निवासी होना चाहिए। कोई एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है, विदेशी है, उसे सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ नागरिक। तो वरिष्ठ नागरिक कौन होगा? जिसकी एज गत वर्ष में 31 मार्च को या 31 मार्च से पहले उसकी एज 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाए, उसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक। अब फिर दूसरा होता है सुपर सीनियर। सुपर सीनियर अति वरिष्ठ नागरिक, ये कौन होता है? जिसकी एज पिछले साल 31 मार्च या उससे पहले अगर उसकी एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा हो जाए, उसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक। एक बात ध्यान दीजिए, ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर वही व्यक्ति होगा जो यहाँ का निवासी होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, तभी तो आप उससे सीनियर सुपर सीनियर मानेंगे। जो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, जो यहाँ का निवासी नहीं है, उसकी एज भले ही 80 साल ज्यादा हो, लेकिन उसको सीनियर और सुपर सीनियर नहीं माना जाएगा। अब देखिए ये सुपर सीनियर पर 5 लाख तक नो टैक्स। अगर वो 1 साल में 5 लाख कमाया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 5 लाख से अधिक 10 लाख तक, अगर साल भर में 5 लाख से ज्यादा कमाता है लेकिन 10 लाख से ज्यादा नहीं कमाता है, उसे कितना टैक्स लगेगा 20%, और 10 लाख से अधिक कितना लगेगा 30%। आपने देखा ये सीनियर का और सुपर सीनियर का। अब इन दोनों को छोड़ दो, इसे सीनियर और सुपर सीनियर छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गए अन्य व्यक्ति हो गए HUF माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF मैंने 60 लिखा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, या AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन सब पर क्या नियम है कि 2.5 लाख तक नो टैक्स। अगर ये 2.5 लाख तक कमा रहे हैं, 2.5 लाख तक कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से अधिक है तो 5 लाख तक 5%, 5 लाख से अधिक 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अधिक 30%। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये
एओपी और बीओआई क्या है? एओपी को कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई को कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसे कहते हैं व्यक्तियों का समूह और व्यक्तियों का संघ। ये एओपी क्या होता है? एओपी में कई लोग मिलकर बिजनेस करते हैं लेकिन कोई फर्म नहीं बनाते हैं। ध्यान दीजिए, आप सोच रहे हो ना कि एओपी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कई लोग मिलकर बिजनेस करते हैं लेकिन कोई फर्म नहीं बनाते हैं। आप सोच सकते हैं जिसे ज्वाइंट वेंचर था, आप पढ़े होंगे ज्वाइंट वेंचर, या दो आदमी मिलकर के अपना किसी का काम ले लिए, किसी का काम किए, उससे जो इनकम मिला आपस में बांट लिए। वहां कोई फर्म नहीं है, उसे यहाँ हम लोग भले पार्टनरशिप माने लेकिन इनकम टैक्स में उसे फर्म नहीं माना जाएगा। दो लोग मिलकर बिजनेस किए लेकिन कोई फर्म नहीं बनाए, उसे कहते हैं एओपी। फिर बीओआई क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो एओपी था अपनी इच्छा से मिल जाते हैं, लेकिन बीओआई में क्या होता है, कुछ ऐसा उत्तराधिकार मिलता है, कानूनी उत्तराधिकार। जिससे मान लीजिए कोई पिता था, उसके 4 बेटे थे, पिता की 4 बात, वो चारों बच्चे मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं। आप तो वहां हो गया ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप देखिए इनकम टैक्स रेट, स्पेशल रेट और जनरल रेट। याद रखिए आप पूरे टैक्स को, स्पेशल रेट क्या क्या है और जनरल रेट क्या क्या है। अब देखिए इनकम टैक्स का जो पुराना रेट था, अभी आपने देखा ना इनकम टैक्स का क्या रेट था, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर, सब सारे रेट देखे ना। अभी इस साल से सरकार ने एक नया नियम निकाला है इनकम टैक्स का। देखिए आपको दोनों अप्लाई कैसे, या तो पुराना नियम लीजिए या फिर जो नया नियम है। ये टैक्स का रेट कुछ अलग रेट आया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये रेट लगाएं या पहले वाला रेट लगाएं। अभी जो मैंने पहले पढ़ाया, इससे पहले जो बताया वो रेट लगाइए या ये रेट लगाइए, दोनों में एक ऑप्शन लेना आपको। अब सुनिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से ज्यादा है 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब कंफ्यूजन ये होता है ना कि ये रेट लगाएं या इसके पहले जो पढ़ा है वो रेट लगाएं। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, देखिए दोनों में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है, या तो ये रेट लीजिए या तो रेट लीजिए। आपको जो ऑप्शन चाहिए, आप रिटर्न भरते समय आपको ये बताना पड़ेगा आप कौन सा नियम लागू करेंगे। आप पर सरकार ने छोड़ दिया है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर ये रेट लगाते हैं, आपको इस रेट को लगाने में एक प्रॉब्लम है, कुछ कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। इधर देखिए, जैसे आपको नो बेनिफिट ऑफ HRA, HRA हाउस रेंट अलाउंस। HRA क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, हिंदी में कहते हैं मकान किराया भत्ता। आपको पता होगा ना, अगर आपने सैलरी पढ़ा होगा तो मकान किराया भत्ता में कुछ छूट मिलती है। लेकिन अगर ये नियम ले लिया, ये जो न्यू रिज्यूम आया, ये जो नया टैक्स आया, अगर इसको अप्लाई कर दिया आपने तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मकान किराया भत्ता में छूट मिलती थी वो छूट नहीं मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, हिंदी में कहते हैं मानक कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन को हिंदी में कहते हैं मानक कटौती। जो सैलरी में से आपको 50,000 तक की छूट मिलती है, वो सैलरी की आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, मानक कटौती नहीं मिलेगी। और क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने मकान बनवाने के लिए कोई लोन लिया है, उस मकान में आप स्वयं रहते हैं या वो मकान खाली पड़ा है, तो पहले नियम क्या था, पहले नियम था उस लोन पर, मकान बनवाने के लिए जो आपने लोन लिया है उस पर जो ब्याज चुकाते हैं, उस ब्याज को अपनी इनकम से घटा देते थे, मानो उस ब्याज की छूट मिलती थी। लेकिन आपने अगर न्यू रिज्यूम ले लिया, अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो आपको वो छूट भी नहीं मिलेगी। मैंने मकान बनवाने के लिए जो आप लोन लिए हैं उस पर जो ब्याज चुकाते हैं उसकी कटौती आपको नहीं मिलेगी। फिर क्या है, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसको मान ले रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक प्रॉब्लम और है, 80C से 80C, 80D, 80E, 80TTA, ये धारा 80 में कुछ छूट दी गई है। भाई 80C की छूट क्या होती है, 80C में ध्यान दीजिए, 80C में क्या है, अगर आपने LIC कराया है, आप किस्त जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं, तो उसकी छूट आपको टैक्स में मिलती है। 80D में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कराया है,
स्वास्थ्य बीमा का जो किस्त जमा करते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स में मिलती है। 80 क्या होता है? अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ने के लिए आपने लोन लिया है, जब आप पढ़ रहे थे, पढ़ने लोन लिया था, उस लोन पर जो ब्याज चुकाया आपने, उस पर छूट मिलती है धारा 80E में। 80 TTA क्या है? 80 TTA है बचत खाता। बचत खाता, बैंक में जो बचत खाता खुलवाए हैं, उस बचत खाते पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज में धारा 80 TTA में छूट मिलता है। ये जो 80C, 80D, 80E, 80 TTA, इनकी जो छूट है यहां नहीं मिलेगी। अगर आपने न्यू ए अप्लाई कर दिया, आपने नया स्कीम ले लिया, तो आपको ये चारों छूट छोड़ देना पड़ेगा, छूट नहीं मिलेगी। इसी लोग इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। लोग पुराने नियम से आज भी टैक्स लगा रहे हैं। अगला देखिए, नो बिजनेस इनकम। ध्यान दीजिए, अगर ये आप अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यू रिज्यूम है, अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस इनकम है, भाई बिजनेस इनकम है तभी ले सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस इनकम है तो एक समस्या है कि अगर आपने एक बार ये स्कीम चुन लिया, इफ बिजनेस इनकम, यदि आप बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस कमा रहे हैं, एंड ऑप्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, ये जो न्यू टैक्स का नियम आया है, इसको आपने ये ऑप्शन चुन लिया और आप व्यापार भी करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम इसी नियम से टैक्स भरना पड़ेगा। लाइफ टाइम मतलब कब तक? जब तक आप बिजनेस करेंगे। जब तक बिजनेस करेंगे आपको यही अपनाना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस करने वाले बड़ा सोच समझ के इसको अप्लाई करेंगे। अगर बिना सोचे समझे आपने इसको अप्लाई कर दिया, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है ना, आपको लाइफ टाइम इसी नियम से चलना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, इसको कब छोड़ेंगे? जब आप व्यापार करना बंद कर देंगे, आप बिजनेस का इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन जो बिजनेस नहीं कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, अदर सोर्सेज है, इससे बिजनेस के अलावा कुछ और इनकम है, तो उसकी इच्छा है, जब भी चाहे उसको पढ़े, जब भी चाहे छोड़ दे। इस साल हमने नया स्कीम ले लिया, अगले साल पुराना स्कीम ले लिया, आपकी इच्छा पर निर्भर कर, आप उसको नया नियम ले लीजिए या फिर पुराना नियम लीजिए। लेकिन बिजनेस वाले सावधान रहेंगे। अगर एक बार आपने बिजनेस वाले एक बार इसको ले लिया, तो उसको हर साल इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। आइए देखिए, आप एक रिबेट की बात करते हैं। इनकम टैक्स में आपको कुछ छूट मिलती है धारा 87A के अंतर्गत। अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 12,500 की छूट सरकार देती है, अगर आपका इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है। फिर सुनिए, अगर आपका टोटल इनकम, एक साल का इनकम जोड़ करके 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपको टैक्स में से 12,500 की छूट मिलेगी। देखिए याद रखिए, 12,500 छूट किसको है? केवल यहाँ को जो इंडिविजुअल हो, व्यक्ति हो। कहने का मतलब EHUF परिवार की आय पर या अदर असेसिक इनकम पर छूट नहीं है। केवल जो इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, उसकी आय में से 12,500 की छूट दी जाएगी अंडर सेक्शन 87A, धारा 87A के अंतर्गत छूट मिलेगी। आप याद रहेगा, ये छूट कब मिलेगी? जब आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। आइए देखिए, अब बात करते हैं सरचार्ज, हिंदी में कहते हैं अधिभार। जो ज्यादा इनकम कर रहा है, सरकार उस पर टैक्स लगाती है। जो रेट आप अभी आपको टैक्स का रेट बताया, उस रेट से टैक्स लगा लेंगे। वो टैक्स जो आएगा, उस टोटल टैक्स पर फिर एक टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स पर टैक्स, उसे कहते हैं सरचार्ज, हिंदी में कहते हैं अधिभार। अधिभार का क्या रेट है? देखिए, सरचार्ज ऑन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति पर, EHUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन सब पर कितना सरचार्ज लगेगा? आपको एग्जाम पूछ सकता है, सरचार्ज का क्या रेट है। देखिए, सरचार्ज को कुल 1, 2, 3, 4 कुछ 4 भागों में बांटा गया है। टोटल इनकम मोर देन, आपकी इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है, याद कि 50 लाख से ज्यादा होगी, तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, अधिभार देना पड़ेगा। यानी टोटल टैक्स पर जो टैक्स आएगा, उस टैक्स पर 10% और टैक्स लगा देंगे।
अगला दिया है 1 करोड़ से अधिक, ध्यान यहाँ मोर देन लिखा है, यहाँ लिखा है मोर देन। अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं आप 1 करोड़ से ऊपर हो गए तब 10% नहीं, तब लगेगा 15%। ध्यान दीजिए 50 लाख तक 10% था, मैंने 50 लाख से ऊपर अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गए तब कितना हो गया 15%। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप पर 25% अधिभार लगेगा, माने जो टैक्स आएगा उस टैक्स पर 25% और ऐड कर देंगे। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगेगा 37%, जो आपका टैक्स आएगा उस पर 37% सर चलेगा। एक बात याद रखिए, ये सब नहीं लगेंगे, इनमें से कोई एक लगेगा। अगर आप 50 लाख से ऊपर गए तो 10, अगर 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं तो 10 छूट जाएगा, तब 10 नहीं है, तब आपके पास कितना 15 लगेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गए, 2 करोड़ से ज्यादा हो गए, 2 करोड़ से ज्यादा है कितना आएगा 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो कितना होगा 37%। यहाँ याद रखिए ये अधिक मोर देन लिखा हुआ है, माने 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से अधिक तब ले। 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ध्यान दिया मोर देन लिखा, मैंने मोर देन लिखा है, माने 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। अब जब 50 लाख पार करेंगे तब कितना रहेगा 10%। 1 करोड़ पार करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से अधिक, ठीक है, और 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, और 2 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक, और 5 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ से अधिक। अब सुनिए एक प्रॉब्लम है, जहां आपने देखा 25% और 37%, ये 25 और 37 के स्थान पर यहां लिखा ना, यदि कुल आय में सेक्शन 111A या 112A की आय शामिल है। आगे बताएंगे ये सेक्शन 111A के अंतर्गत जो प्रॉफिट होती है, जो क्वेश्चन आएगा आपको बताया जाएगा। अगर 100 धारा 111A की प्रॉफिट है, धारा 112A की प्रॉफिट है, या डिविडेंड शामिल है, अगर डिविडेंड शामिल है तो यहाँ आप जो 25 और 37 देख रहे हैं, ये जो 25 और 37 है, यहाँ पे स्टार मार्क लगाइए, ये स्टार मार्क लगाइए। यहाँ पर जो आपको जो 25 और 37 है तो 25% और 37% के स्थान पर कितना हो जाएगा आपका, हमने गलती किया पर 15% हो जाएगा, 15%। जहां 25 और 37 दिया है वहां कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ये आपने देखा सरचार्ज याद रखिए, ये जो 111A 112A किया है डिविडेंड है, इन तीनों पर सरचार्ज आपका 25% 37% लगेगा, 25 और 37 नहीं लगेगा। इन तीनों की आय पर कितना लगेगा आपका 37%, 25% के स्थान पर कितना हो जाएगा 15%। इस तरह आपने देखा ये इनकम टैक्स बीकॉम का इनकम टैक्स है, ये इसका पहला चैप्टर पढ़ाया मैंने, फर्स्ट चैप्टर। इसमें कुछ डिफरेंस बाकी है, घबराइए, हम डेली वीडियो बनाते रहेंगे और जस्ट आपको नेक्स्ट अगले दिन आपको इसमें से आधा भाग फिर मिल जाएगा। अभी मैंने पहला पार्ट का सिर्फ आधा भाग पढ़ाया है, इसका आधा भाग में कुछ डेफिनेशन दिया है, कुछ परिभाषाएं दिया है, वो सारी परिभाषाएं हम नेक्स्ट डे कल फिर बताएंगे। इससे हमारे साथ इनकम टैक्स पढ़ते रहिए, आपका बीकॉम का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। अब इनकम टैक्स इस तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे कि आगे जो कंपटीशन देंगे हर कंपटीशन में ये इनकम टैक्स आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।